हेलो एस्पायरेंट, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका बीपीएससी के इस स्पेशल क्लास में। आज हमारी चर्चा का विषय है कि जीएस में पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। लास्ट 15 से 20 सालों में किस प्रकार के प्रश्न बन चुके हैं और अभी जो ट्रेंड बदल रहा है उसको लेकर के आपको किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। यहाँ पर ना हम कोई बुक्स की बात करेंगे, ना नोट्स के बारे में बात करेंगे, ना पैटर्न के बारे में। हम सिर्फ फोकस उन बातों पर करेंगे जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की परंपरा रही है और आगामी किन किन सेक्टर्स के ऊपर, टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है, स्पेशली बीपीएससी एग्जाम्स के लिए, उन्हीं के ऊपर। पहला चैप्टर है आपका प्रियम्बल। प्रियम्बल का मतलब प्रस्तावना। जब आप प्रियम्बल पढ़ते हैं या प्रस्तावना पढ़ते हैं तो कुछ खास एंगल है जिसके ऊपर आपको फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल 3 टॉपिक माने जाते हैं, मार्क्स बगल में लिखे हुए हैं, जिनके ऊपर आपको फोकस करना है। एक कॉन्सेप्ट है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस की मीनिंग क्या है, सोशल जस्टिस का टर्म क्या है, वो आपको जानना है। फिर उसके अतिरिक्त जो एक स्टेट में जो पॉलिसी आती है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेकुलरिज्म। मतलब बिहार राज्य की राजनीति में सेकुलरिज्म का इशू कैसे प्रभावी है, इसके ऊपर आपको फोकस करना है। और तीसरा, जो प्रियम्बल में शामिल शब्द हैं उनकी जो व्याख्या है या उनका अर्थ, उनका औचित्य या उनका महत्व, ये एक कॉमन प्रश्न है। तो जो पहला टॉपिक है आपका प्रियम्बल, उसमें ये 3 प्रश्न या 3 टॉपिक्स को ध्यान से आप पढ़ लें। मार्क्स बगल में लिखा हुआ है और इन्हीं के ऊपर ज्यादातर प्रश्न बनते हैं। मैंने सोशल जस्टिस पहले लिखा है आपको। सोशल जस्टिस लिखने के पीछे मेन मोटो ही यही था कि हिंदी भाषी राज्यों में बिहार उन प्रमुख राज्यों में से शामिल है जहां पे सबसे ज्यादा यह मुद्दा प्रभावी है। तो आप इन 3 स्पेशल टॉपिक्स को तैयार कर लेंगे तो फिर ये टॉपिक आपका पूरा हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है स्टेट फॉर्मेशन से। तो स्टेट फॉर्मेशन, नए राज्यों का निर्माण का क्या प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में क्या क्या प्रावधान है, और नए राज्य आफ्टर 47 से लेके प्रेजेंट एरा तक क्या क्या रहा। मतलब आर्टिकल 370 के रिमूव होने के बाद अब कैसे प्रश्न बन सकते हैं। तो एक तो जो ट्रेडिशनल है, नए राज्य निर्माण का प्रोविजन क्या है, या सीए एनआरसी, ये पहले बीपीएससी में आ चुका है, ये सारी चीजें, लेकिन अभी भी इसका अपना इंपॉर्टेंस है। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, मुद्दा अभी भी ज्वलन है, तो इसकी नीड, इसका इंपॉर्टेंस, ये तो मार्क्स बगल में लिखा है। सबसे बड़ी बात, फिर अब आप यहां से इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे पूछ लेते हैं क्या भाई मिथिलांचल बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, या पूर्वांचल बन रहा है, क्या इसकी आवश्यकता है, बिहार के कुछ हिस्सों को पूर्वांचल में मिला देने की बात कही गई है उसके बारे में, या झारखंड क्यों बना। एवरीबडी नोन अबाउट इट, सन 2000 में झारखंड बना, बट इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाता है, या सामान्यतः जो मैंने देखा है, झारखंड बना क्यों। या फिर कोई झारखंड से है और बीपीएससी का इंटरव्यू देने जा रहा है तो उससे ये पूछते हैं कि जिन उद्देश्यों को लेकर के झारखंड बना है, क्या वो उद्देश्य पूरे हो गए हैं। तो इतने एस्पेक्ट बनते हैं आपके ये दूसरे टॉपिक से, सेपरेट स्टेट फॉर्मेशन से, प्रोविजन से, या एनआरसी, और फिर ये सारी चीजें, इतने के ऊपर आप तैयार कर लेंगे तो आपकी ये सेक्शन पूरा हो जाएगा। इसके बाद जो अगला टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फंडामेंटल राइट। लगभग हर दूसरे साल मेंस में इससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं, चाहे वो आईएएस हो, पीसीएस हो या फिर बीपीएससी हो। तो जब ये सेक्शन आप तैयार करते हैं तो उसको कुछ खास एंगल्स पर आपको ध्यान देना होगा। 10 से ज्यादा टॉपिक है, वर्ड लिमिट आपको 100 वर्ड से 400 वर्ड तक, मतलब 6-7 नंबर से लेके 38 नंबर तक के सारे एस्पेक्ट इसमें शामिल है। और जब आप इंटरव्यू में बोले तो सिर्फ 3 से 4 लाइन आपको बोलना है। अभी इंटरव्यू चल रहा है, करीब करीब 27 बच्चे हमारे यहाँ से इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन जब मैं उनसे पूछता हूं कि एट प्रेजेंट वक्फ बोर्ड को लेकर के क्या प्रॉब्लम है, वो नहीं बता पाते हैं। या फिर अभी बांग्लादेश से इलीगल माइग्रेशन हो रहा है, बिहार सरकार को क्या स्टैंड लेना चाहिए, वो भी नहीं बता पाते। ये प्रॉब्लम उनकी नहीं है, प्रॉब्लम उनके स्टडी के इस अप्रोच की है कि कभी भी उन्होंने फंडामेंटल राइट्स को ओवरव्यू नहीं किया, वो रटने शुरू कर देते हैं। कैसे ओवरव्यू करना है आप ध्यान दीजिए। एक तो नॉर्मल चीज है फंडामेंटल राइट के मीनिंग, इंपॉर्टेंस, नीड या फिर कैरेक्टर, वो मैंने अलग
पेन की स्याही से लिखा है तो आप देख सकते हैं। ये जितने सारे टॉपिक हैं वो सब इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसके इंडिकेटर क्या है, इसके डिस्प्यूट्स क्या है, और इसमें प्रेजेंट सिनेरियो क्या है। जब ये टॉपिक डिस्कस करें तो बिहार में पर्टिकुलरली इसको लेकर के किस प्रकार का दौर चल रहा है, 2-3 एग्जांपल होना चाहिए। ठीक उसी तरह हीट स्पीच का इंपैक्ट, ये भी आ चुका है पहले भी, अभी भी है। तो अब जब इस प्रश्न को डील करेंगे तो पूरे भारत में हेट स्पीच को लेकर के किस प्रकार का सिनेरियो आ रहा है वो आपको पता होना चाहिए। फिर फ्रीडम ऑफ रिलीजन को लेकर के क्या डिस्प्यूट चल रहा है, मतलब वही अल्पसंख्यक, वही बहुसंख्यक, आप क्या, आपका संविधान धर्म के नाम पर विवाद करता है, आपसे भेदभाव करता है, या कई राज्यों में एंटी कन्वर्जन लॉ, इस तरह के तमाम उदाहरण है। मतलब इसमें आपको एक एंगल देश से भी देखना है और दूसरा आपको अपने स्टेट से। फिर उसी तरह एंटी कन्वर्जन लॉ ये बना हुआ है, भारत के 8 राज्यों में यह बन चुका है, अब इसको पूरे देश पे लागू करने की बात की जा रही है, इसके ऊपर भी होना चाहिए। फिर माइनॉरिटीज और मेजॉरिटी का जो एक कॉन्सेप्ट है इसको एक्सप्लेन करिए, एनालिसिस करिए, पूरा आपको बताना पड़ेगा कि लास्ट 75 ईयर्स में माइनॉरिटी और मेजॉरिटी को लेकर के क्या स्टैंड रहा है। ठीक उसी तरह आरक्षण का लेवल विस्तृत करने की बात करें, चिराग पासवान जी अभी लेकर के उठे इस मुद्दे को, या क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट सही है या गलत, इसको लेकर उचित अनुचित या इसका मूल्यांकन करें या एक विचार दें। फिर जो एक कर्पूरी ठाकुर का जो एक आरक्षण मॉडल है, आज उसकी चर्चा पूरे भारत में हो रही है। इनफैक्ट महाराष्ट्र सरकार ने भी उनको एक आइडियल मॉडल बोला है और उसको इंप्लीमेंट करने की बात कही है, तो इसका भी एनालिसिस करना है। फिर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट सोशल जस्टिस, वीकर सेक्शन का एम्पावरमेंट को एस्टिमेट करना है, चाहे वो गुड गवर्नेंस हो या सोशल जस्टिस। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण, सुशासन, इनको लेकर के फंडामेंटल राइट्स में क्या प्रोविजन है और बिहार गवर्नमेंट ने इसको कैसे इंप्लीमेंट किया है, क्या प्रॉब्लम आ रही है और क्या सुधार करना है। सबसे बड़ी बात यह होती है ना कि बच्चे कुंजी उठाते हैं, नोट्स उठाते हैं और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स रटना शुरू कर देते हैं, दूर दूर तक वो सिलेक्शन के रेस में कहीं है ही नहीं। अब जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ें तो इन सारे एंगल्स के ऊपर एक आपको ओवरव्यू होना चाहिए, ताकि आपको पता लग सके कि किस टॉपिक पर हमें कितना फोकस करना है और उसको आंसर को लिखना कैसे है। इन सब के ऊपर आपको 10-10 पॉइंट्स, आप सिर्फ बुलेट पॉइंट्स बना ले कि अगर ये टॉपिक आता है तो हमें इस तरह की चीजें लिखनी होगी या इस तरह की चीजों से हमें इसको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स। एक तो ये है अर्थ, आवश्यकता, महत्व, औचित्य, ये तो ट्रेडिशनल टॉपिक है, लेकिन जो बात आती है कॉमन सिविल कोड, इसकी नीड क्या है, इसका औचित्य क्या है और प्रॉब्लम्स क्या है, ये सब आईएएस में आ चुका है। फिर आपके स्टेट में एक पर्टिकुलरली प्रोसेस है जो अभी भी चल रहा है, डिस्प्यूटेड है, शराबबंदी, उचित है, अनुचित है, मूल्यांकन करें, या फिर राज्य की नीतियों में कितना प्रभावी है। अब आप पूरे बिहार में एंट्री कर रहे हैं, या नीतीश बाबू की 7 निश्चय कार्यक्रम हो, या गुड गवर्नेंस का सुशासन हो, या पंचायती राज हो, या कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण के लिए दिया गया आरक्षण में आरक्षण का कर्पूरी ठाकुर का वो मॉडल हो। तो बिहार के राजनीतिक परिवेश में डीपीएससी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, किस रूप में सामने आ रहा है, किस तरह यह इंप्लीमेंट हो रहा है, क्या इसने अचीवमेंट किया है और प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कैसे करना है, इन 4-5 एंगल पर आपका माइंडसेट होना चाहिए और उससे रिलेटेड पॉइंट्स आपके पास होना चाहिए। ठीक उसी तरह मूल कर्तव्य की बात करते हैं तो वो कोई इतना फोकस करने वाला टॉपिक नहीं है, सिर्फ आप अर्थ, महत्व आप रख लें, कभी पूछा नहीं है, लेकिन जो छोटे प्रश्न पूछने की परंपरा रही है उसके को देखते हुए आपको यह सेक्शन तैयार करना होगा। इसके वेट, अब इसके बाद जो टॉपिक आता है वो है पार्लियामेंट का। अब पार्लियामेंट, कट 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 कट,
अब इसके बाद जो टॉपिक आता है, कट 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 कट, ओके। अब इसके बाद जो टॉपिक आता है वो है पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट जब आप पढ़ते हैं और खासकर बीपीएससी के लिए, तो कुछ खास चीजें आपको ध्यान देनी होगी। कैसे? एक तो नॉर्मल चीजें हैं, इसकी भूमिका, महत्व, संसदीय शासन बनाम अध्यक्षात्मक शासन। ये एक ट्रेडिशनल प्रश्न है जो कभी पूछता नहीं। अब देखिए, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। फेडरलिज्म, संघवाद की प्रवृत्ति बताइए, ये आ चुका है। फिर राज्यसभा की नीड, इंपॉर्टेंस, यूटिलिटी या क्या रिलेवेंस है, ये भी आईएएस में आ चुका है। विपक्ष का भूमिका या विपक्ष की भूमिका, चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में हो, इनकी भूमिका का मूल्यांकन करिए। या फेडरलिज्म, संघवाद में राजनीतिक विचारों की भूमिका। मुझे लग रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बात इंडिया गवर्नमेंट, इंडिया गठबंधन की हो या एनडीए गठबंधन की, बात चाहे आरजेडी का सोशल जस्टिस हो, जनता दल यूनाइटेड का सुशासन हो, बीजेपी का राष्ट्रवाद हो या फिर एलजेपी का बहुजनवाद। ये इतने तरह की आइडियोलॉजी है। अब जब आप पार्लियामेंट में बैठे हुए रिप्रेजेंटेटिव को बोलते हुए देखते हैं, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बिहार से जो लोग भी जा रहे हैं या फिर बिहार के जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं और इस देश के पार्लियामेंट्री एक्टिविटी में जो रोल प्ले कर रहे हैं, उनके ऊपर एक आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वो रोल चाहे वो स्टेट में हो, असेंबली के माध्यम से, विधानसभा के माध्यम से या केंद्र की राजनीति को लेकर के है। मतलब आप पार्लियामेंट पढ़ते हैं तो सिर्फ पार्लियामेंट न पढ़ें, लोकसभा, राज्यसभा या राष्ट्रपति। उस पार्लियामेंट के माध्यम से पूरे देश में जो एक्टिविटी चल रही है उसकी जानकारी होनी चाहिए। ये एक्टिविटी पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसका एक आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आपके देश के और आपके राज्य के राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पॉलिटिकल पार्टी इस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का रिप्रेजेंटेशन या प्रस्तुति किस रूप में करते हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए। और राज्य की राजनीति कैसे प्रभावित हो रही है, राज्य आपका देश को कैसे प्रभावित कर रहा है, या फिर देश की राजनीति बीजेपी की कह ले या कांग्रेस की, वो आपके स्टेट को कैसे प्रभावित कर रही है, इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इन सबको बांधा गया तो ये प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपके आईएएस में हो या पीसीएस में हो। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टारगेटेड प्रश्नों में है जो आपके पूछा जा सकता है। एक बार फिर से देख लीजिए, पार्लियामेंट का टॉपिक और बीपीएससी, इतने टॉपिक बनते हैं। एक ट्रेडिशनल टॉपिक, एक जो पूछा जा चुका है, एक जो आईएएस में पूछा जा चुका है, और ये दो टॉपिक जो ब्लैक से लिखे हैं, ये अभी भी आगे पूछे जाने की परंपरा देखी जाएगी। इसके बाद जो टॉपिक है वो प्रेसिडेंट। आई थिंक प्रेसिडेंट आप पूरा छोड़ सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी छोड़ सकते हैं। अब बचते हैं प्रधानमंत्री। छोड़ने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक फिलहाल मेंस की दृष्टि से नहीं है। वहां भी पढ़ा जाता है राष्ट्रपति की शक्तियां वगैरह वगैरह, वो जब हम ट्रेडिशनल आंसर राइटिंग करते हैं तो उनमें पढ़ लेते हैं। लेकिन यहां पर टारगेटेड चीजों में कुछ खास सेक्शन को कवर करें तो आपके मेंस के वो एस्पेक्ट क्लियर हो सकते हैं या हो जाते हैं। प्रेसिडेंट का चुनाव होगा, प्रेसिडेंट का चुनाव हो रहा है, उस दौर में प्रेसिडेंट का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री। आपके प्रधानमंत्री आपके सामने हैं। 10 साल का राजनीतिक जीवन आप देख चुके हैं। लगातार गठबंधन की राजनीति में ऊब करके लोगों ने जो एक बहुमत दिया वो भी आप देख चुके हैं। और दूसरे कार्यकाल के बाद तीसरे कार्यकाल में जब पीएम आए हैं तो भी गठबंधन की राजनीति में, और आपका राज्य उस गठबंधन में सबसे निर्णायक भूमिका में है। तो इन सारी चीजों को लेकर के प्रश्न बनता है, प्रधानमंत्री मोदी की एक्टिविटी का प्रभाव पिछले 15 सालों से बिहार पे पड़ रहा है, या अब बिहार प्रधानमंत्री मोदी के एक्टिविटी को इफेक्टेड या डायरेक्टेड या कंट्रोल्ड या कहीं से भी प्रभावित तो अवश्य कर रहा है। तो इस पूरे परिप्रेक्ष्य में कैसे सवाल बन सकते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। एक, संसदीय शासन में प्रधानमंत्री की भूमिका आईएएस में आ चुका है। गठबंधन की राजनीति में प्रधानमंत्री की भूमिका, वो भी आईएएस में पूछ चुका है। बहुमत के शासन में पीएम की भूमिका, वो भी आईएएस में पूछ चुका है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पीएम सिर्फ पीएम नहीं होता, वो देश की राजनीति का, देश के राजनीतिक विचारों का एक चेहरा होता है। उसके चेहरे के माध्यम से पता चल जाता है कि देश में माहौल कैसा चल रहा है। याद करिए 70 से 80 के दशक का इंदिरा गांधी का वो दौर, उनको कहां ही जाता है इंदिरा गांधी मार्का लोकतंत्र। ठीक उसी तरह
प्रधानमंत्री मोदी के आरंभिक दो जो काल हैं उनको मोदी एरा के नाम से जाना जाता है। उस दौर में भारत का चेहरा कैसे आया सामने, वो भी आपके सामने है। और ये जो तीसरा दौर है जो गठबंधन की राजनीति में काफी वो सुलझे हुए, संयमित, सीमित रूप में अपने पुराने अंदाज से बिल्कुल नए या चुपचाप एक देखे जा रहे हैं, वो भी एक सामने का दौर सामने आया। तो देश के राजनीतिक विचार, शासन की प्रवृत्ति, शासन व्यवस्था का प्रतीक प्रधानमंत्री होते हैं, आलोचनात्मक समीक्षा करें। ये प्रश्न बहुत शानदार है क्योंकि लास्ट इधर के 10 दिनों में इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया या द हिंदू में इसी तरह के आर्टिकल्स आ रहे हैं पीएम को लेके। तो एक पॉलिटी की किताब में आप पीएम पढ़ लेते हैं बट मेंस में वो दूर दूर तक कुछ नहीं आता। ये टॉपिक से सवाल तभी पूछा जाएगा या उसी तरह का पूछा जाता है जो देश में एक आइडियोलॉजिकल पैटर्न चल रहा है या विचारधारा चल रही है। तो आज वर्तमान समय में पीएम को लेकर के इस तरह की विचारधारा देखी जा रही है। और ये जो आईएएस में 3 सेक्शन पूछे जा चुके हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि लास्ट 78 ईयर्स में पीएम कब कब किस रूप में किस तरह सामने आए। सवाल वही पूछेंगे जो आज का दौर चल रहा है, मतलब आज के दौर में आपके प्रधानमंत्री किस तरह आपके सामने आ रहे हैं। तो उसके ऊपर एक अपनी अंडरस्टैंडिंग तय कर लीजिए और सवाल जो भी पूछे वो कुछ इसी के दायरे के अंतर्गत अपेक्षा है कि होगा, तो इसमें क्या पॉइंट्स होंगे वो आप तैयार कर लें। अगला जो टॉपिक है वो जुडिशरी से है। जुडिशरी से भी अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। एक, जुडिशरी की संरचना, पावर, ये। दूसरा है जुडिशियल एक्टिविटीज में या न्यायिक सक्रियता। लगातार ये बीपीएससी में आ चुका है। न्यायिक सक्रियता, न्यायिक अतिक्रमण या सेपरेशन थ्योरी जो है वो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कैसे है, क्या है, व्याख्या करे, उदाहरण दे, मूल्यांकन करे। एक और शब्द है जो पिछले साल आईएएस में आया, जुडिशियल एथिक्स, न्यायिक नैतिकता। जिस तरह हमारे संविधान में जो प्रावधान किया गया है कि सरकार अलग होगी, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन सब को देखते हुए या इन सब के होने के बाद भी सरकार न्यायपालिका के काम में टांग अड़ा रही है 2-3 मामलों में। ठीक उसी तरह न्यायपालिका सरकार के काम में टांग अड़ा रही है, खासकर जब से उन्होंने कहा है कोलेजियम खत्म होगा। नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन 15 अगस्त के बाद लगातार इसके ऊपर आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया स्टेटमेंट दे रहे हैं। अभी सितंबर फर्स्ट वीक 2024 में सीजीआई ने तो स्पष्ट कह दिया है कि अब नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन को इंप्लीमेंट करने का वक्त आ गया है। तो अब उसी को लेकर के है, सबसे इंपॉर्टेंट है कोलेजियम सिस्टम, एनजेएससी पर आवश्यकता, औचित्य और महत्व। ये आईएएस में आ चुका है, अब आपके स्टेट के एग्जाम में भी आएगा। और ये जितने टॉपिक जुडिशरी से पहले पूछे जा चुके हैं, पूछने के बाद भी जो एक प्रश्न आईएएस में आ चुका है, जो प्रश्न बीपीएससी में आ चुका है, उसे भी तैयार करना है। वो आगे फिर रिपीट हो सकता है, प्रश्न को थोड़ा बहुत चेंज करके, लेकिन जो प्रश्न की भावना है वो तो पूछी जा सकती है। तो आप इन सारे टॉपिक्स पर अगर अपना अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लेते हैं तो फिर कहीं कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो है राज्यपाल का। नीतीश बाबू ने बहुत समय पहले एक बात कही थी कि राजभवन षड्यंत्रों का अड्डा है और जिसका एकमात्र काम डेमोक्रेटिक रूप से इलेक्टेड गवर्नमेंट को डैमेज करना है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई भी है कि राज्यपाल लास्ट 78 ईयर्स से अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को कहीं भी फुलफिल नहीं कर पाए हैं। अभी आज 5 सितंबर 2024 है, 2 दिन पहले एक बड़े लीडर का स्टेटमेंट आया कि अब भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में से राज्यपाल के पोस्ट को खत्म कर देना चाहिए। ठीक उसी तरह सेंट्रल स्टेट के रिलेशन को डैमेज करने में राज्यपाल सबसे बड़ा एक रोल बन करके है। और अभी भी केंद्र सरकार के विपरीत जहां राज्यों में दूसरे दलों की सरकार है, वहां पर राज्यपाल एक एक्टिव पॉलिटिशियन की तरह षड्यंत्रकारी भूमिका में, कुख्यात भूमिका में और षड्यंत्र रच के राज्य सरकार को डैमेज करने वाले रोल में दिखाई दे रहे हैं। ये सच बात है। लेकिन अब जब आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इन सारे पहलुओं को आपको समझना होगा और उसको एग्जाम के ओरिएंट से तैयार करना होगा। कैसे, देखिए, एक जो ट्रेडिशनल कार्य है, शक्ति, कार्य, महत्व, जो आईएएस और बीपीएससी में कई बार पूछा है, ठीक उसी तरह केंद्र और राज्य के संबंधों के एनालिसिस में इनकी भूमिका, ये भी बीपीएससी में पूछा।
कई बार पूछ देते हैं बिहार के विशेष संदर्भ में बोले। ठीक उसी तरह गठबंधन की राजनीति में इनकी भूमिका, ये भी आ चुका है। क्या राज्यपाल का निवास जैसे राजभवन राज्य की राजनीति और सरकार को अस्थिर करता है, उदाहरण संग टिप्पणी करे। ये नीतीश बाबू का वक्तव्य है, इसके ऊपर प्रश्न बनाए गए। उसमें कहीं नहीं लिखा रहेगा नीतीश बाबू ने कहा, बट अगर ये स्टेटमेंट दे देते हैं तो आपको क्या लिखना है ये आपको तय करना है। और यही वो स्मार्टनेस है, यही वो नॉलेज है, यही वो ओवरव्यू है जो डिसाइड करता है कि आपके अंदर एक फंडामेंटल नॉलेज है या आप सिर्फ फैक्ट रट के आ गए हैं एग्जाम देने। ठीक उसी तरह मुख्यमंत्री भी काफी इंपॉर्टेंट है। एक कार्य शक्ति महत्व, इस टॉपिक को छोड़ दीजिए, वो ट्रेडिशनल है, बट गठबंधन की राजनीति में मुख्यमंत्री की भूमिका क्या होती है, केंद्र में उनकी क्या रहती है, केंद्र से गठबंधन हो तो और राज्य में गठबंधन हो तो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसकी भूमिका के बारे में लिखना। या एक नया पोस्ट क्रिएट तो अभी नहीं हुआ है लेकिन देखा जा रहा है उप मुख्यमंत्री का पद, क्या यह इसकी महत्व और भूमिका पर टिप्पणी करे, क्या यह व्यवस्था का प्रतीक है, व्याख्या करे, सामाजिक न्याय को प्राप्त करने में यह कहां तक सिद्ध हो रहा है, या फिर उप मुख्यमंत्री के पद की कोई महत्ता नहीं है लेकिन यह गठबंधन की राजनीति की एक अनिवार्यता हो चुकी है। यह भी टॉपिक है, यह सोशल जस्टिस को पाने का एक माध्यम बन चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक, चाहे आप बिहार देख ले, चाहे उत्तर प्रदेश देख ले, या झारखंड देख ले, या दिल्ली देख ले, अब धीरे धीरे सभी राज्यों में डिप्टी सीएम का पोस्ट बनते जा रहा है। चाहे गठबंधन की सरकार हो या गठबंधन में भी न हो, तो अन्य जातियों को संतुष्ट करने के लिए, इच्छा मतलब उनकी पूर्ति के लिए, आभास दिलाने के लिए, या फिर ये कहिए सोशल जस्टिस के टारगेट को अचीव करने के लिए उत्तर प्रदेश इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, बिहार भी है। जातियों का कॉम्बिनेशन, तो ये एक अद्भुत टॉपिक है। आई थिंक इन सब के ऊपर आपकी एक ओवरव्यू होनी चाहिए। बीपीएससी जैसे एग्जामिनेशन में ये दो सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं और लगभग जुडिशरी हो गए, राज्यपाल हो गए, सीएम हो गए, पीएम हो गए और फंडामेंटल राइट है। इतने टॉपिक पर आप अगर अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक, पंचायती राज, अब ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो किसी भी एग्जाम में हमेशा हर साल इंपॉर्टेंट होते हैं। उन टॉपिक में है एक पंचायती राज। एक, पंचायती राज की संरचना, महत्व, शासन में क्या बदलाव आया और कैसे परिवर्तन हुए, क्या कैसे, ये तो जानना ही है। दूसरा है सोशल जस्टिस का इक्विपमेंट कैसे है, किस तरह है, उदाहरण दीजिए, व्याख्या करिए। ये प्रश्न बिहार में आ चुका है, फिर आएगा। ठीक उसी तरह सोशल चेंज का एक यह इंडिकेटर कैसे है, यह भी पूछा जा चुका है, लेकिन फिर आएगा। महिला सशक्तिकरण का साधन कैसे है, यह भी पूछा जा चुका है, बट आगे भी पूछा जाएगा। या फिर बिहार की जो भी समस्या है, चुनौतियां हैं, खासकर पंचायती राज को लेके, उनमें सुधार कैसे, सुझाव कैसे, सशक्तिकरण किस तरह। 99% स्टूडेंट जो हमारे साथ आते हैं उनके नॉलेज का दायरा सिर्फ इतना होता है, 73वां संशोधन पंचायती राज रट लीजिए, या नोट से कहीं भी प्रॉब्लम रट लिया, अचीवमेंट रट लिया, वगैरह वगैरह। एनालिसिस करने की क्षमता नहीं है, या 1992 के बाद देश में क्या परिवर्तन आया और आपके राज्य में क्या परिवर्तन आ रहा है, किन किन मुद्दों के ऊपर पॉजिटिविटी देखी गई है और किन किन मुद्दों के ऊपर निगेटिविटी देखी जा रही है, और उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। एक ब्यूरोक्रेट की पहचान इन्हीं टॉपिक के ऊपर एक अंडरस्टैंडिंग से निर्धारित होगी या होती है। तो पंचायती राज का टॉपिक कुछ इतने टॉपिक्स के ऊपर आपकी अंडरस्टैंडिंग की डिमांड कर रहा है। और इसके बाद एक और भी है, डेमोक्रेसी की जो आइडियोलॉजी है और बीपीएससी है, उससे लगातार प्रश्न पूछता है। यहां पर मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। आमतौर पर लोग एनसीईआरटी की किताबों को इग्नोर करते हैं, बट ये एनसीईआरटी की किताब जो 11th क्लास की है, इसमें डिटेल समझाया गया है। अपने आईएएस वाले टॉपिक में मैं इसके बारे में अलग से मैंने बात किया है। यहां भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उससे सवाल आते ही आते हैं, जैसे सोशल मीडिया की भूमिका लोकतंत्र में, राजनीति में आ चुका है, या लोकतंत्र में जाति और धर्म का प्रभाव, या बिहार के विशेष परिप्रेक्ष्य में। अब यह बीपीएससी का सबसे फेवरेट प्रश्न है। शायद ये प्रश्न हर
वर्स रिपीट होता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो बच्चे इसको लिखते हैं ना, उनके लेखन में वो चीजें नहीं आ पाती हैं जिसकी डिमांड कमीशन कर रहा है। या फिर जाति धर्म बनाम विकास का मुद्दा कैसे प्रभावी है, उदाहरण दीजिए, व्याख्या करिए। ये भी नीतीश बाबू जब जीत करके आए थे तो ये सवाल पूछा गया, या ये सवाल पूछा जाना चाहिए ही था कि बिहार में जाति का मुद्दा अब उतना प्रभावी नहीं रहा, विकास का मुद्दा हमारे सामने है, ये सवाल आया। ठीक उसी तरह क्षेत्रीय दलों की भूमिका, चाहे केंद्र की राजनीति में हो या राज्य की राजनीति में, ये भी इंपॉर्टेंट है। या फिर राष्ट्रीय एकता में क्या बैरियर आ रहे हैं, उनके बारे में ये भी पूछा जा चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट है पूर्वाग्रहपूर्ण मीडिया के खतरे। ये बात नीतीश बाबू ने भी कही थी, ये बात तेजस्वी जी ने भी कही थी कि भारत की मीडिया टोटली बायस्ड है और वो बिहार को ऑलवेज नेगेटिव के रूप में दिखाते हैं और रीजनल पार्टी को देश के दुश्मन के रूप में दिखा रहे हैं। कुछ हद तक ये सही भी है। इनके लिए एक शब्द आया है गोदी मीडिया। ठीक उसी तरह प्रेशर ग्रुप का रोल या दल बदल की नीति का मूल्यांकन। कहने का मतलब है कि आपके देश के पॉलिटिकल सिस्टम को, आपके देश के पॉलिटिक्स को, जो भारत में चल रही पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो इफेक्टेड करती है, आपका देश और आपका राज्य कैसे प्रभावित हो रहा है, सवाल उसी से बनेंगे। समस्या यह है कि इस टाइप की किताबों में सिर्फ थ्योरी दी रहती है। लास्ट 75 या 78 ईयर्स में इसके साइड इफेक्ट कैसे आ रहे हैं, उनके एनालिसिस किताबों में नहीं रहती है। तो सिर्फ एस्पायरेंट की ये प्रॉब्लम नहीं है, टीचर्स भी जब पढ़ाते हैं तो इनके 2-2, 3-3 पॉइंट्स को डिस्कस करके निकल लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा और दूसरा ये टॉपिक एकदम करंट अफेयर से जुड़ा हुआ अपडेट चीजों की डिमांड करता है, तो वहां भी ये समस्या देखी जा सकती है। इसके बाद जो बात करें तो एक और चीजें हैं, जैसे कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं, या जैसे लोकपाल लोकायुक्त पूछा जा चुका है, सूचना आयुक्त। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम ईडी से डरते हैं क्या, ये बात तेजस्वी जी ने कही थी। नीतीश बाबू ने भी ये बात कही थी कि जितनी भी केंद्रीय जांच संस्थाएं हैं उनका काम निष्पक्ष नहीं हो पा रहा है और वो लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। ये बात आपके सीएम ने कही। तो बात सीबीआई की हो या ईडी की हो या केंद्रीय जांच एजेंसी की हो या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की हो या नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, यह केंद्र राज्य संबंधों के निर्धारण में क्या भूमिका निभा रहे हैं, यह ऑटोनॉमी और सेंट्रलाइजेशन के उपकरण कैसे हैं, ये आईएएस में पूछा गया। या क्षेत्रीय दल राज्यों की आपत्ति क्या रही है, केंद्रीय जांच संस्थाओं में इनका मूल्यांकन करें। ये चीजें पूछी जा रही हैं आज के एग्जाम में। ये तीनों सेक्शन आईएएस में पूछ चुके हैं, 3 जो प्रश्न मैंने आपको बताए हैं। अब आपके स्टेट के एग्जाम और बीपीएससी के एग्जाम में भी यह इंपॉर्टेंट है। अब आपको इसको तैयार करना है, इसके बारे में पॉइंट्स आपको लिख लेना है। ओवरव्यू मैंने जब पूरा 20 साल का पेपर का एनालिसिस किया, पीटी और मेंस दोनों का, तो मुझे कुछ खास चीजें निकली कि संविधान, राज्य व्यवस्था और राजनीति से जुड़ा हुआ जो बीपीएससी का अध्याय है उसमें आपको फोकस किस पे करना है। ज्यादातर क्वेश्चन आपके एनालिटिकल होते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन में वो प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो सेंट्रल की पॉलिटिक्स को इफेक्टेड कर रहे हैं और आल्सो बिहार कैसे इफेक्ट हो रहा है। इसमें भी पूछे जाते हैं तत्व क्या है, विचारधारा, पद या संस्था, ये चारों चीज जिसकी डिस्कशन अभी हमने की। पूरे बीपीएससी के पेपर में आईएएस मेंस के प्रश्न पूछे गए हैं उनका प्रभाव दिखाई देता है, या फिर कुछ सेक्शन में तो विवादित प्रश्न पूछे जाने की परंपरा देखी गई है। जैसे 1998 के एक पेपर में मैं देख रहा था, उसमें स्पष्ट पूछ लिया गया, बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी क्यों है, या क्या आप इस बात से सहमत है कि बीजेपी एक सांप्रदायिक पार्टी है, उसे सांप्रदायिक क्यों कहा जाता है, एनालिसिस करिए। या फिर हिंदुत्व की विचारधारा का राजनीति के ऊपर क्या प्रभाव, ये भी डिस्प्यूटेड है, लेकिन बीपीएससी वालों ने पूछ लिया। ठीक उसी तरह सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता या राज्यपाल को एजेंट, ये 4 जो शब्द मैंने आपको यहां लिखे ना, ये सब बीपीएससी में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की परंपरा रहेगी। इस मायने में बीपीएससी आईएएस से, यूपीएससी से 2 कदम आगे है कि वो डायरेक्ट डिस्प्यूटेड सवाल आपसे पूछ लेते हैं। कभी कभी स्टेट पीसीएस में भी इतने बेहतरीन सवाल पूछे जाते हैं जिनका कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते हैं। तो यहां भी जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कुछ प्रश्न ऐसे ही हैं। और लास्ट में मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि जितनी भी किताबें हैं क्या वो इन सारे टॉपिक को फुलफिल कर रही हैं,
एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं, लक्ष्मीकांत में नहीं है, दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं मिलेगा, नोट्स में भी नहीं है। जो ऑनलाइन नोट्स आपको मिल रहे हैं या पढ़ रहे हैं या ऑफलाइन, उनकी क्या भूमिका है? आपको पढ़नी पड़ेगी जाति और राजनीति रजनी कोठारी की किताब, जो बेहतरीन किताब है, उनके ऊपर अक्सर पूछा जाता है। ठीक उसी तरह आपको बिहार की राजनीति की भी गहरी समझ होनी चाहिए, या हिंदुस्तान टाइम्स के जो भी आर्टिकल पटना एडिशन में आते हैं एनालिटिकल, उसकी भी गहरी समझ होनी चाहिए। तब जाकर के आपको लगेगा कि आपके लाइफ में एक मेंटोर का और एक गाइड का या एक हमारे जैसे किसी भी टीचर के कोच का कंट्रीब्यूशन है। तो अगर आप पॉलिटी के इस सेक्शन को तैयार कर रहे हैं तो सीरियसली तैयार करिए, ऐसे कोई फायदा नहीं है चीजों को पढ़ के रटने का। बाजार की 100 रुपए की किताब खरीद ली, रटना शुरू कर दिया और जाके आप लिखना शुरू करते नहीं, ये एक गलत तरीका है, इससे आपका मेंस कभी नहीं निकलेगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस पैटर्न पर या इस चीजों के ऊपर इंग्लिश मीडियम वाले, राजेंद्र नगर वाले में तो थोड़ी अच्छी तैयारी हो जाती है, बट स्टेट लेवल पर जो भी तैयारी करा रहे हैं आपके दिल्ली से लेके पटना से लेके लखनऊ, वो लोग इस तरह तैयार कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, मैं कुछ भी कहूं, आप खुद मूल्यांकन करें, उन चीजों के ऊपर फोकस करें। इतने टॉपिक हैं और इन टॉपिक्स के ऊपर आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप कोई भी नोट्स उठा लें और ऐसे इनके इंफॉर्मेशन डिब्बा बना बना के चीजों को लिख लें, ताकि कहीं भी कोई भी समस्या, कोई भी टॉपिक आए, डिब्बा बना करके आप देख सकते हैं कैसे डिब्बे बनाए जाते हैं, छोटे छोटे डिब्बे, और हर प्रश्न पर कुछ कंटेंट आप खुद से होमवर्क करें। कंटेंट की कमी नहीं है, बस आपको खोजना है, थोड़ा सा सोचना है। ना किताबों नहीं पढ़नी है आपको, ना नोट्स नए पढ़ने हैं, नहीं, सारी चीजें वही हैं, बस टॉपिक के ऊपर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। ओके, थैंक यू।